नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर राष्ट्रहित में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। विगत 2 वर्षों में मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्वांचल बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पूर्वांचल के विकास के लिए विगत 2 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, एक तो उन्होंने पूर्वांचल को ही चुना था। उनका जब चुनाव लड़ने का और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो निर्णय किया जी, तो काशी को चुना उन्होंने। काशी पूर्वांचल की आत्मा कही जाती है और काशी आने का परिणाम आपने देखा कि पिछले 2014 के चुनाव में भी एक प्रचंड लहर यहाँ से लेके बिहार तक कह लीजिए उसका परिणाम आया, उत्तर प्रदेश का परिणाम आया जी। इस दूसरी पारी में भी उन्होंने काशी को ही चुना। काशी को चुना, माँ गंगा की बात किया उन्होंने। पूर्वांचल कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश का कह लीजिए वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का बोझ, सबसे कम क्षेत्रफल में और दुनिया के सबसे उपजाऊ धरती जो गंगा जमुना का मैदानी इलाका है उसमें ये पूर्वांचल है जी। तो कहीं न कहीं से इस देश को सर्वाधिक राजनीतिक रूप से दखल देने वाला, देश की दशा दिशा को प्रभावित करने वाला ये पूर्वांचल है। जी डॉक्टर साहब, नमामि गंगे के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं गंगा की सफाई को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, नमामि गंगे देश की एक ऐसी नदी है जो 2500 किलोमीटर की यात्रा करके गंगोत्री से लेकर वो गंगा सागर तक जाती है जी। जिसमें करीब 1700-1800 किलोमीटर की यात्रा वो इस हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से में करती है। और उसमें जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो बनारस हो, मतलब मेरा कहना है कि ये ऋषिकेश हरिद्वार से जो माँ गंगा में नाले बरसों से गिरते थे, तो सरकार ने सबसे पहला निर्णय ये किया है कि सारे गिरने वाले जो जल मल के साथ प्रदूषित कल कारखाने का जो डिस्पोजल है, तो सारे कारखानों को बंद कर दिया गया। उसके बाद जितने भी हमारे बड़े सीवर हैं उन सब को के लिए एसटीपी बना के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के फिर उनके पानी को शोधित करके सिंचाई और अन्य कामों में उपयोग लेंगे। तो जब तक माँ गंगा में सारे नाले गिरने, आपने देखा कि बनारस में, हम बनारस की बात करें तो बनारस में 3 बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने हैं जिसमें कि 2 की शुरुआत कर दिया। अभी एक जिस नाले की सबसे अधिक चर्चा होती है 80 नाला, जिसका कि 50 mld का प्रतिदिन डिस्पोजल है रोज का, उसको ले जाके रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो बड़े बड़े प्लांट 140 mld का शुरू कर दिया आपने गोईठाहा में जी। तो बनारस का मैक्सिमम अब पानी वो सीवर का गिरना बंद हो चुका है। कुछ ही नाले बचे हैं जिसमें प्रमुख रूप से 80 नाला है और उसको हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये कोरोना का दौर ना आया होता और काम प्रभावित ना हुए होते तो अब तक हम लोगों ने रमना को शुरू कर देते। तो फिर बनारस में सारे नाले, जिस दिन नालों का जल मल सीवेज गिरना गंगा में बंद हो जाएगा, माँ गंगा अपने आप बहुत स्वच्छ हो जाएंगे। यही मिशन है नमामि गंगे का। कोरोना को लेकर मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धि रही है, क्या ठोस कदम उठाई है? सारी दुनिया के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां कभी नहीं आई थी। कोई रोग आता था, थोड़े बहुत उसकी सुविधाएं बढ़ा के सरकार, और लेकिन इस देश में पहली बार आपने देखा कि बहुत सीमित एम्स हुआ करते थे। एम्स की संख्या को बढ़ाया इस सरकार ने, पीजीआई बने, अस्पतालों का बहुत विस्तार हुआ, नवीनीकरण हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एम्स का दर्जा दिया। बनारस में की बात करें तो बनारस में 400 बेड का टाटा कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया, 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल रेलवे का शुरू किया, ट्रॉमा सेंटर 326 बेड का शुरू किया। तो एक एक शहर को अगर आप लेते लगता कि बहुत सुविधाएं हो गई, लेकिन कोरोना ने आके सारी चीज़ों को छिन्न भिन्न कर दिया। कोई सोचता नहीं था कि ऑक्सीजन की भी कमी इस देश में पड़ सकती है। विस्फोट हुआ, अचानक संख्या इतनी बढ़ गई कि हमारे बेड कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, आईसीयू की सुविधाएं कम पड़ी, लेकिन बहुत कम समय में, जिसमें सारी दुनिया के लोगों ने मदद किया। भारत सरकार ने भी युद्ध स्तर पर इसको, सेना को लगा के, आपने देखा कि कैसे रेलवे के टैंकर चला चला के ऑक्सीजन, देश के जो बड़े हमारे कारखाने थे, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो रिलायंस की हज़ारीबाग वहाँ की इंडस्ट्री हो, इन सब ने सारा काम रोक के इस देश को ऑक्सीजन दिया
और आज उसकी देन है कि ऑक्सीजन के मामले में कहीं न कहीं से वो उफान शांत है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया, ऑक्सीजन बनाने के तमाम प्लांट्स दुनिया के लोगों ने भी दिया, भारत ने भी नए नए तमाम प्लांट लगाए। तो सरकार के सामने अब एक टारगेट फिक्स हो गया। दूसरा, अभी हम विजय करने वाले हैं, तीसरे की बात होने लगी। तो कम से कम सरकार की जो तैयारियां हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जैसा ऐसा व्यक्तित्व जो किसी कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं, तो इस जो देश की महामारी है, दुनिया की महामारी है, अमेरिका जैसा देश भी जब घुटने टेक दिया था, तो भारत जैसा देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा संख्या भी बीमारों की है, तो ऐसे लोगों को सबका इलाज देना, सबको करना, सबको संतुष्ट करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तो पूर्ण देखिए, वैक्सीनेशन कब तक दुनिया ने होगा? बनाया, तो हमने भी 2 तरह की वैक्सीन बनाया। हमने अभी एक प्रोटीन पाउडर डीआरडीओ ने बनाया है, अभी प्रोटीन, ये दुनिया की पहली दवा होने का दावा भारत कर सकता है, इसलिए कि संसार में अभी किसी ने कोई दवा नहीं बनाया था। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के सेना के डीआरडीओ के अपने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने इस देश में पहली दवा बना दिया, और उस दवा का चमत्कारिक रूप से परिणाम है, उत्पादन भी शुरू है। अस्पतालों को एम्स दिल्ली से उन लोगों ने शुरू भी कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये दवा, ईश्वर करे कि ये दवा बहुत कामयाब हो और इसका उत्पादन बढ़ जाए, तो जिस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमने वैक्सीन बनाया, और वैक्सीनों पे काम भी चल रहा है, तो भारत दुनिया के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के आश्रित रहते। इसके पहले लोग वैक्सीनें बनाते थे और हमसे भिक्षा के तौर पे, आज भी तमाम ऐसी वैक्सीन है जिनको कि हम दुनिया के देशों से मांग के करते हैं। लेकिन कम से कम इस वैक्सीन के मामले में भारत ने अपनी वैक्सीन समय के साथ बनाया और सबके साथ बनाया। जब रूस ने बनाया, जब अमेरिका ने बनाया, तो भारत ने भी बनाया। और तीसरी, चौथी और भी वैक्सीन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि, विश्व के प्रमुख देशों के साथ हम कंधे से कंधा देश ने समय रहते लॉकडाउन कर लिया था पिछली बार, तो देश एक बहुत बड़ी विपत्ति से बच गया। हमारे यहाँ धन जन की सबसे कम हानि हुई। आज भी भारत में बीमार की संख्या के आधार पर ठीक होने का प्रतिशत हमारा संसार में सबसे अधिक है। तो कहीं न कहीं से ये भारत सरकार की, माननीय मोदी जी की और उपलब्धि मान सकते हैं। हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, वो बहुत तारीफ के काबिल है। जी डॉक्टर साहब, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसानों की का आज और कल बेहतर बनाने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, पूरे जहाँ तक कोरोना का इस दौर, ये 1.5 साल जो समय बीता है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत कठिन था। और सबसे कमज़ोर अगर कोई कौम है इस देश में तो किसानों की है। सारे किसानों के खाते में मोदी जी ने पैसे भेजे। अभी तुरंत तत्काल उन्होंने, देखिए, किस्त रिलीज़ किया है, तो मुझको लगता है कि चौथी किस्त होगी ये किसानों के खाते में। तो इस तरह से किसानों, अभी आज के दिन, आज उन्होंने डीएपी खाद पे 140% की सब्सिडी बढ़ाया है उन्होंने। तो जो किसान को 2200 रुपये की मिलती थी, वो उनको 1100 की मिलेगी। जो 2400 की मिलती थी, वो 1200 की मिलेगी। तो ऐसे में किसानों की वो लगातार मदद करते जा रहे हैं, और किसान उनकी प्रायोरिटी हैं। इस देश का किसान जब तक खुश और संतुष्ट, खुशहाल नहीं होगा, तो जो वो मोदी जी का सपने का भारत है, जो सच में एक मजबूत और ताकतवर भारत है, वो बिना किसान के, बिना अनाज के, बिना खुशहाली के पूरा नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो उनके मुख्य एजेंडे थे मोदी सरकार के, कौन कौन से एजेंडे को उन्होंने पूरा किया, क्या क्या उपलब्धि हासिल की? देखिए, सरकार के माथे पे वो जितने तिलक, कहते हैं ना कि देश के माथे पे तिलक जैसे लगता हो, तो वैसे ही मोदी जी के माथे पर कश्मीर का कलंक उन्होंने मिटाया। 370 हटाया, 35 से हटाया, 370 हटाया। आज हमारा कश्मीर कहीं न कहीं से पिछले आज़ादी के बाद से जो कलंक अपने माथे पर लेकर ढो रहा था 370 का, उसको मिटाया। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के बार बार की जा रही हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया, अपनी सीमाओं की जिस तरीके से रक्षा किया, डोकलाम हो चाहे वो लद्दाख का विवाद हो, जिस तरीके से चीन को कंधे से कंधा मिलाकर पीछे ढकेलने का काम किया मोदी जी ने, वो भी अद्वितीय था। कह लीजिए, इसके पहले इस देश में चाइना अपनी मनमानियाँ करता रहता था, देश बर्दाश्त करता था। चौथी सबसे बड़ी बात कि पिछले 1000 साल, कह लीजिए 1000 सालों से हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो घर विवादित था, जो जन्म स्थान विवादित था, वो भी कलंक
हम सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं और इस सरकार को भी बधाई देते हैं, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि जिनके प्रयास से आज उस एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और कम से कम इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का वो जो अधूरा सपना है भारतवंशियों का, हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का, वो सपना पूरा होना जा रहा है। ट्रिपल तलाक के बारे में क्या कहना चाहिए? ट्रिपल तलाक भी कह लीजिए कि इस देश में ट्रिपल तलाक को लोग मुसलमानों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उस देश की माताओं और बहनों का सम्मान है। मुसलमान की औरत भी इस देश की बहन है और बेटी है, तो अगर उसकी लड़ाई भी, उसकी जंग भी सरकार ने लड़ा और जीता है और इस देश के मुसलमानों ने भी उसको स्वीकार किया है, तो कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो मोदी जी के खाते में दर्ज हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अभी आने वाले कल में, अभी इस सरकार के भी 3 साल बाकी हैं, आने वाले दिनों में भी मौका मिलेगा तो सरकारें जो बनेंगी उसमें मोदी जी ने इस देश में वो तमाम अधूरे काम करने का जो बीड़ा उठाया है, तो वो ऐसे ताकतवर हिंदुस्तान का ख्वाब है, सपना है जो पूरा होने जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कृषि क्षेत्र की बात करें या कोरोना महामारी की हम बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, आगामी वर्षों में क्या क्या योजनाएं हैं, कितना सशक्त बना रहा है भारत को केंद्र सरकार? देखिए, सबसे बड़ी हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित थी। हमने दुनिया के सबसे बड़े बड़े सौदे किए, हमने शस्त्र अस्त्र, हम जानते हैं कि कमज़ोर 125 करोड़ आबादी का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा न कर पाए तो ये उसके लिए बहुत बड़े कलंक की बात है। तो सबसे पहले हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। हम साजो सामान, युद्धक विमान, अपने कह लीजिए कि विमानवाही पोत, सेना को पूरी तरह से सशक्त करना, उसकी तीनों विंग को सशक्त करना और इन सब के बीच एक सामंजस्य बैठाने के लिए सबको एका किया उन्होंने। तो दूसरी प्रायोरिटी है कि इस देश में उद्योगों की स्थापना हो, रोज़गार पैदा हो, कहीं न कहीं से वो जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, आर्थिक विकास के रास्ते पर इस देश को ले जाना। हमारी चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो हमारे देश की विदेशी मुद्रा का भंडार हो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत, आने वाला भारत, दुनिया की एक महाशक्ति बनने की तरफ जो अग्रसर है भारत, वो मोदी जी के सपनों का भारत है। और आने वाला कल उसी भारत को बनाने के लिए मोदी जी कृत संकल्पित हैं कि हमारा भारत दुनिया में किसी से पीछे न रहे, किसी से कमज़ोर न रहे और एक महाशक्ति के रूप में सारा संसार भारत की बात को मानने पर विवश हो। तो ये हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत को पूर्ण रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आगामी वर्षों में भी पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, दुनिया की इस जो जंग है ना, जंग होती नहीं है लेकिन एक अघोषित जंग है संसार में, चाहे वो अस्त्र शस्त्र के मामले में हो, चाहे वो दुनिया में आधुनिकीकरण के मामले में हो, औद्योगिकरण के मामले में हो, विकास के मामले में हो, कल कारखानों के, तो भारत इसमें किसी में पीछे नहीं रहना चाहता। वो संसार के जलवायु की, वातावरण की, दुनिया के प्रदूषण की भी चिंता करता है। अब तो भारत एक ऐसा ताकतवर देश है कि उसकी हर बात को सुनने को संसार विवश है, उसकी हर बात संसार अपने एजेंडे में शामिल करता है और दुनिया के सारे ताकतवर देश भारत की बातों को अनसुना नहीं कर सकते और भारत की बातों को महत्व देना उनकी मजबूरी बन गया। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्रिय और जागरूक है आम जन के लिए, किसानों के लिए, हेल्थ सेंटर को लेकर। बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि मास्क लगा के रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने दूरदर्शन के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।